स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी छात्रों के लिए जो फ्रेशर्स है और जो 2021 में या जब भी हमारी अगली वैकेंसी आती है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, हो सकता है आप बिल्कुल पहली बार एग्ज़ाम देने वाले होंगे या हो सकता है आप इससे पहले भी कई बार आरएएस परीक्षा का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। लगभग 4 लाख के करीब छात्र जो हैं प्रत्येक वर्ष या हर बार जो है इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं और इतने ही छात्र इस एग्ज़ाम में अपीयर भी होते हैं। लेकिन मेहनत करने वाले इन 4 लाख छात्रों में से गिनती के 20,000 के करीब ही छात्र होते हैं जिनको एक तरह से सफलता मिलती है और जो अपने लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर पाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। इनमें से भी लगभग 10% अर्थात 2,000 छात्रों को ही मौका मिलता है आगे बढ़ने का और अंत में जो है इनके भी आधे छात्र मतलब लगभग 1,000 छात्र हर वर्ष आरएस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं। इस आंकड़े को देख करके ऐसा तो है नहीं कि केवल ये 1,000 छात्र ही हैं जो मेहनत करने वाले हैं। अपीयर होने वाले 4 लाख में से कम आधे छात्रों को भी यदि हम सीरियस कैंडिडेट्स माने तो लगभग 2 लाख छात्र ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अध्ययन करते हैं ताकि वे अपने सपने को साकार कर सकें। फिर ऐसा क्या कारण रह जाता है कि कुछ गिने चुने 20,000 छात्र ही इसमें सफल होते हैं, अर्थात हर 10 में से एक सीरियस छात्र ही यहाँ पर सफल हो पाता है। सीधा सीधा इसका जवाब जो है वो ये है कि ये छात्र एक स्ट्रेटेजी या एक रणनीति के तहत काम करते हैं और इनके पढ़ने का तरीका भी उस रणनीति का हिस्सा होता है। तो इस कक्षा के दौरान मैं यही आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे अनुभवों से कि आपको अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाते समय किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का जो एक भाग आपके इस सिलेबस में है वो आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को दर्शाने के लिए मैं लाया हूं आप सभी के साथ में एक समरी जो कि आपको आरएएस के प्रीलिम्स एग्जाम के 2012 से लेकर के 2018 तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या और उनका टोटल वेटेज में प्रतिशत दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2012 में टोटल 100 नंबर के पेपर में 11 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए जो कि उस पेपर का 11% धारण करता है। लगातार हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ती गई। 2013 में प्रश्नों की संख्या 150 में से 20 हो गई, 2016 में 150 में से 20 और 2018 में ये संख्या 150 में से 25 हो गई, अर्थात कुल मिलाकर के 17% प्रश्न जो हैं पेपर के सीधे सीधे भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था तथा शासन प्रणाली वाले भाग से पूछे गए हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 2016 और 2018 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये 79 और 76 के करीब रही है, जो दोनों ही कुल अंकों के 40% से कम है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी छात्र जो है पूरे के पूरे 17% अंक पॉलिटी में ला सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यदि फैक्चुअल प्रश्नों के डेटा हमको न आए और अगर हम उन्हें छोड़ दें तो लगभग 20 प्रश्नों को अगर हम सही करें तो एटलीस्ट 13.33 अर्थात जिन 40% प्रश्नों को अंकों को प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं उनका 1/3 जो है वो केवल और केवल पॉलिटी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसके दोहरे लाभ छात्रों को मिलते हैं। पहला तो ये कि वे आसानी से अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, बल्कि इसके साथ साथ जब वे मेंस या मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो ऑलरेडी उनकी की हुई मेहनत का लाभ उन्हें यहाँ भी मिलता है, क्योंकि आरएएस परीक्षा के जो मेंस का पेपर 3 है उस पेपर में भी 70 नंबर का जो आपका पोर्शन है, जो कि कुल 800 नंबर का जो पेपर है उसका 8 से 9% के बीच में है। तो ये जो 70 नंबर का जो पेपर है वो सीधा सीधा आपके इसी पोर्शन से होता है। हालांकि वहाँ सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन निश्चित रूप से पिछली जो मेहनत आपने की है वो भी यहाँ पर काम आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है अपनी परीक्षा में तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस का ऐसा भाग है जिसको पढ़ने से आपको दोहरे लाभ होते हैं। ये नहीं कि आप उस भाग के पीछे ज़्यादा पड़ जाएं जिस भाग की वजह से आप केवल एक बार मेहनत प्रीलिम्स में करें और फिर दोबारा से मेहनत आपको मेंस में करनी पड़े, बल्कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तभी से आपकी मेंस की तैयारी भी शुरू
हो जानी चाहिए। वहीं पर अगर हम देखें तो इस बार भी पेपर 3 का जो मार्क्स जो सिस्टम रहा है उसमें सबसे कम नंबर छात्रों को मिले हैं पेपर 3 में। तो निश्चित रूप से पेपर 3 एक ऐसा एरिया है जिसके लिए आप अगर शुरुआत से ही मेहनत करें, अपने प्रीलिम्स की तैयारी के साथ मेहनत करें, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ता हूं और वो स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं जिस स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप यहां पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस भी आपको बताना चाहूँगा। तो अगर हम नज़र डालें प्रीलिम्स के सिलेबस पे, तो यहाँ पर एक बड़ा पोर्शन सीधा-सीधा भारतीय संविधान का है, जिसमें सबसे पहले आपको संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं, उन पर बात करनी होती है। इनमें आपके पिछले अधिनियम हो सकते हैं, संविधान सभा है, इसकी प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे मुद्दे हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मुख्य परीक्षा में भी वापस से पढ़ना होता है। इसी तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन में राज्य की प्रकृति, लोकतंत्र, राज्यों के पुनर्गठन, गठबंधन सरकारों, राजनीतिक दल और एकीकरण के साथ साथ आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग आयोग और बहुत से भाग जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, बहुत सी संस्थाएं जो दी गई है, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना होता है। तो ये जो दोनों पोर्शन आपके हैं, ये न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी समान रूप से पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्न जो एक हिस्सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है वो लोक नीति और अधिकार का है, जिसमें आपको विभिन्न विधिक अधिकारों, नागरिक अधिकार पत्र और राष्ट्रीय लोक नीति के बारे में अध्ययन करना होता है। ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आपको पढ़ना होता है, जहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाते हैं। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वे पुनः आपको मुख्य परीक्षा में भी पढ़नी होती है, जो बिल्कुल हमारी केंद्रीय राजनीति से जुड़ी है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि प्रश्न पत्र 3 जो मुख्य परीक्षा का है उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों कुल 11 टॉपिक आपके इस सिलेबस में है, इकाई 1 में, जो कि 70 अंक धारण करती है आउट ऑफ 200, ठीक है। और इन 70 अंकों में से 5 टॉपिक तो आपके प्रीलिम्स वाले हैं, भारतीय संविधान, वैचारिक सत्व, संस्थात्मक ढांचे के पहले, दूसरे और तीसरे भाग। ये सारे के सारे आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं और मेंस में भी, मतलब 35 नंबर का सिलेबस। तो आप जब प्रीलिम्स पढ़ रहे हो उसी समय यदि ढंग से पढ़ लें तो फिर केवल रिवीजन बाकी रह जाता है। इसके बाद में अगले जो 5 टॉपिक है, क्योंकि छठा टॉपिक समसामयिक मामले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये समसामयिक मामले एक अलग टॉपिक आ जाता है। और ये अगर यहाँ पर भी आप पढ़ते हैं और प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह काम आता है। लेकिन उसको छोड़ दें तो उसके अलावा जो है जो 5 टॉपिक हैं उनमें 2 टॉपिक तो स्थानीय राजनीति से जुड़े हैं, जबकि 3 टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो कि करंट अफेयर्स का ही एक हिस्सा है, क्योंकि समसामयिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत से बदलाव होते हैं और उन्हीं से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये दूसरा पोर्शन भी है जिसको भी आपको इसमें पढ़ना होता है। लेकिन मेरा जो फोकस अभी है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जहां आपको 1/3 अंक दिलवा सकती है आपके पास होने के लिए, जो मिनिमम मार्क्स प्रीलिम्स में चाहिए, क्योंकि मिनिमम मार्क्स ही वहां पर चाहिए और आपका पूरा फोकस मेंस पर होना चाहिए। प्रीलिम्स हमें केवल पास करना है, कोई नहीं देखेगा कि आपने 79.23 नंबर प्राप्त किए या 110 नंबर प्राप्त किए। प्रीलिम्स के नंबर्स नहीं जुड़ते हैं। मेंस परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वहां पर एक एक नंबर का हिसाब होता है। तो ये दोनों ही कारणों से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसका अध्ययन करते समय हमें ये कम से कम जान लेना चाहिए कि अध्ययन कैसे करें और किस चीज़ का करें, अर्थात क्या क्या चीज़ें पढ़ें और क्या चीज़ें ना पढ़ें। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ 2018 के पेपर के प्रश्नों पर। कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे गए हैं और मैं केवल यहाँ पर वो प्रश्न आपको दिखाऊंगा जिनसे आपको उन प्रश्नों के पैटर्न का पता चलेगा और तब आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको अपने सिलेबस में से किस तरह से पढ़ना है और कितना डेप्थ तक जाकर के पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, सीधा सीधा एक पुस्तक के बारे में पूछा गया है और ये एक फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन जो है उनकी हम गारंटी तो नहीं दे सकते कि हम सही करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से डेटा वाले क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ करके भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं बहुत से कथन दिए गए हैं और उसमें कूट भी दिए गए हैं।
तो ये एक इन डेप्थ एनालिसिस वाला प्रश्न है जहाँ पर आपको उस टॉपिक से जुड़ी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको एक भी सेंटेंस नहीं आता है या वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो 90% मामलों में ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय से जुड़ा प्रश्न है। सीधा ही संविधान संशोधन पूछ लिया गया जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट प्रश्न था, तो संविधान के संशोधन जैसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, इसकी तरफ ये इंगित करता है। बाद में आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 से जुड़ा प्रश्न है जो कि केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन के बारे में पूछता है। तो न केवल ये संविधान के इतिहास बल्कि इसके साथ साथ केंद्रीय विधानसभा हमारा संसद है उससे जुड़े हुए प्रश्न को दोनों को समाहित करता है। तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए, फिर कूट पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़े टिपिकल हो जाते हैं क्योंकि इनमें आपको अगर पूरा पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है इनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है और आप इन डेप्थ उसमें गए हुए हैं तो आप इनका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुच्छेद 240 पर प्रश्न पूछ गया। अमूमन इस तरह के प्रश्न हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये भी एक अच्छे लेवल के प्रश्नों में है। तो जो छात्र बहुत अंदर तक अध्ययन करते हैं चीज़ों का, वही ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर आपातकाल से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, हालांकि ये फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कालानुक्रम से जुड़ा हुआ है, मूल अधिकारों से संबंधित। तो बहुत से आपको जो है निर्णय पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप इनका कालक्रम निर्धारित कर सकेंगे। और न केवल इनको पढ़ना पड़ेगा बल्कि पहले से ही आपको प्रैक्टिस में लाना होगा कि कौन सा मुद्दा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और वो कब घटित हुआ था। इसी तरह से स्वर्ण सिंह समिति जो कि आपके मूल कर्तव्यों से जुड़ी थी, उसके बारे में भी यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया और इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में पूछा है। तो ये फैक्चुअल प्रश्न जरूर है, लेकिन ये भी केवल मूल अधिकार 1976 में लागू किए गए उस तरह से याद करने से नहीं, अपितु उसकी पूरी जानकारी लेने से ही आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर भी कूट वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो कूट वाले प्रश्नों की भरमार आपको देखने को मिल रही होगी। भारतीय संसद की वित्तीय समितियों के बारे में प्रश्न पूछ लिया। तो इस तरह की जो है प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि वही छात्र जो अंदर तक पढ़ते हैं वो इनको कर पाते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रक्रिया पूछ ली, एक बहुत अच्छा एनालिटिकल प्रश्न था। तो आपको इसको रिलेट करके पढ़ना था कि किस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए की गई है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? ये प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न था, लेकिन बहुत से आयोग इसके लिए गठित हुए हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से आयोग से इनका गठन हुआ। तो वो भी चीज़ें आपको इन डेप्थ पढ़ने पर ही आएंगी। जनहित याचिका की अवधारणा, ये एक सिंपल प्रश्न है जो कि स्ट्रेट पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न जो कि कई छात्रों ने गलत भी किया था, और ये जाता है सीधा लैंग्वेज पर। देखिए आप, प्रश्न जो है उसमें जो लैंग्वेज है उस पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ेगी अपने संविधान की, कि संविधान में किस भाषा का प्रयोग किया गया। यूपीएससी के अगर पेपर देखेंगे आप, तो वहां पर तो सीधा स्ट्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से नियम 377 पर प्रश्न पूछा गया जो डेटा बेस्ड प्रश्न था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 2 के उपबंधों के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो ये भी बहुत से मल्टीपल ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था और कूट यहाँ पर दिए गए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रश्न में भी सीधा उद्देश्य का जो है उसके अंदर से प्रश्न पूछा गया है। तो अच्छे लेवल का बहुत डेप्थ नॉलेज होना आवश्यक है, तभी जाकर आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर बुक्स को मैच, कॉलम मैचिंग वाला प्रश्न आ गया। ये भी एक फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन है। तो न केवल हमको संविधान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बल्कि संविधान के जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग तरह के, जहाँ से हम संविधान के बारे में अच्छी नॉलेज ले पाते हैं, उन पर भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद शुरुआत होती है राजस्थान के प्रश्नों की। तो लगभग 11 प्रश्न 25 में से राजस्थान के आए। तो राजस्थान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रहेगा, और ऐसी कोई बुक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी जिसमें राजस्थान का भी पूरा टोटल कवरअप करते हुए आपको दिया जाए। तो प्रश्नों के आधार पर ये आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, और लोकायुक्त के बारे में मल्टीपल ऑप्शनल ये प्रश्न माना जा सकता है, क्योंकि इसमें नहीं का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस के खिलाफ जांच होती है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों के प्रावधान किस अधिनियम में है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया। तो ये भी अधिनियमों की डिटेल्ड जानकारी होने के बाद ही कर सकते हैं।
अब फिर इसके बाद में प्रश्न पूछा गया जो नियुक्तियां हैं जैसे मुख्यमंत्री पद पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आपको पूरी राजनीति के बारे में पता होना चाहिए राजस्थान की, कि कौन स्पीकर के पद पर रहे, कौन अध्यक्ष रहे, कौन उपाध्यक्ष रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे। तो ये भी एक बहुत ही डिटेल्ड लेवल पर जाने वाला ही बच्चा कर सकता है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अच्छा प्रश्न है, और इसमें राजस्थान विधानसभा में जो प्रक्रिया नियम है उनको आपको पढ़ने के जो है मांग को दर्शाया गया इस प्रश्न में। फिर उसके बाद राजस्थान के मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के उच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है, और ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे गए। तो ऐसे प्रश्नों को करना तभी संभव हो पाएगा जब आप बहुत ही गहन अध्ययन इनका करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आप सभी के साथ आ रहा हूँ एक नए कोर्स में, जो कि आपको मिलेगा आपकी अपनी RS जंक्शन ऐप पर। RS जंक्शन ऐप पर इस कोर्स की हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्रीलिम्स का जो कंप्लीट कोर्स है, भारतीय संविधान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, इस पर हम करेंगे। और ये कोर्स जो है आपके कंप्लीट कोर्स जो सिलेबस है प्रीलिम्स का पॉलिटिकल, उसको कवरअप करेगा। और इसके साथ साथ इस कोर्स के माध्यम से जो है आप न केवल PDF में नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, MCQ प्रश्न आपको मिलेंगे, और 2 साल की वैलिडिटी के साथ समग्र ये कोर्स होगा, वो भी बहुत ही कम दामों पर। तो आज ही RS जंक्शन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल RS परीक्षा में बल्कि अन्य परीक्षाओं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उनमें भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे इस नए कोर्स के बारे में और जो महत्व है पॉलिटी का उसके बारे में। तो इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।